इमेजिन करो घर में एक ही टीवी है और रिमोट के लिए वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है। राजू को क्रिकेट देखना और पिंकी को कार्टून। अगर डैड आकर रिमोट तोड़ दे तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वही अगर डैड आए और दोनों में टाइम बांट दें, 1 घंटा क्रिकेट चलेगा और 1 घंटा कार्टून, तो शांति बनी रहेगी। बस यही है पावर शेयरिंग। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग ऐसे पढ़ेंगे कि इसके बाद बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेल्जियम की कहानी। सबसे पहले चलते हैं हम यूरोप के एक छोटे से देश बेल्जियम में। ये हरियाणा से भी छोटा है, पर यहाँ की प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। ध्यान से सुनना, यहाँ एथनिक कंपोजिशन बोले तो लोगों की बनावट बहुत कॉम्प्लेक्स थी। बेल्जियम 2 हिस्सों में बटा हुआ था, फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन में डच बोलने वाले लोग रहते थे जो कि 59% थे, और वेलोनिया रीजन में फ्रेंच बोलने वाले लोग थे जो कि 40%, और बाकी रिमेनिंग 1% जर्मन बोलते थे। ट्विस्ट यहाँ पे है कि पूरे देश में डच बोलने वालों की मेजोरिटी थी, मतलब डच बोलने वाले ज्यादा संख्या में थे और फ्रेंच बोलने वाले कम संख्या में। लेकिन बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में सीन उल्टा था। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और सिर्फ 20% लोग डच बोलते थे। सोचो, जो ग्रुप पूरे देश में पावर में था जो कि डच है, वही कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी बन गया। अब इस टॉपिक से एक क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ टेंशन बिटवीन डच एंड द फ्रेंच पीपल। तो दोनों के बीच में टेंशन का रीजन ये था, डच स्पीकिंग कम्युनिटी पूरे देश में मेजोरिटी में थी, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का बेनिफिट उन्हें बहुत देर से मिला। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल संख्या में माइनॉरिटी थे देश में, लेकिन रिच थे और पावरफुल। अब देखते हैं बेल्जियम में इसे एकोमोडेट कैसे किया गया, कैसे पावर को बांटा गया। वहां के लीडर्स ने समझा कि देश को जोड़ना है तो सबकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। उन्होंने 1970 से लेकर 1993 के बीच अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार बदला। उनका बेल्जियन मॉडल दुनिया का सबसे बेस्ट मॉडल माना जाता है। इसके 4 मेन पॉइंट्स है, याद कर लो, एग्जाम में पक्का आएगा। सबसे पहले उन्होंने बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी पूरा केंद्र शासक जो कि पूरे देश में राज करेगा। जैसे हमारे इंडिया में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी तरीके से बेल्जियम में बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये डिसाइड किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर की गिनती बराबर होगी, इक्वल होगी। कोई एक कम्युनिटी अकेले लॉ पास नहीं कर सकती। नंबर 2, बेल्जियम के हर एक स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट बनाया गया। जैसे हमारे देश में भी होता है कि स्टेट गवर्नमेंट होता है, तो उसी तरीके से बेल्जियम के हर एक स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट बनाया गया। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। स्टेट गवर्नमेंट अब सेंट्रल गवर्नमेंट के गुलाम नहीं है, सबऑर्डिनेट नहीं है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अलग पावर है, वो उसके अंडर काम नहीं करेगी। नंबर 3, बेल्जियम का जो कैपिटल था ब्रुसेल्स, कैपिटल के लिए अलग सरकार बनाई गई जहां दोनों कम्युनिटीज के बराबर मिनिस्टर्स थे। नंबर 4, एक और तरह का गवर्नमेंट बनाया गया जिसे कहते हैं हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये सबसे यूनिक है। एजुकेशन, कल्चर और लैंग्वेज के लिए एक तीसरी सरकार बनाई जो लोगों द्वारा चुनी जाती थी, चाहे वो कहीं भी रहते हो। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट सारा कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज का मामला यही देखती थी। तो रिजल्ट क्या निकला? तो बेल्जियम में शांति स्थापित हो गई और आज यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में ही। अब फ्लाइट पकड़ कर आते हैं अपने पड़ोसी देश श्रीलंका। श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ। वहां 2 मेन ग्रुप्स थे, एक सिन्हाला स्पीकर्स जो कि 74% थे और मेजोरिटी में थे, और सिन्हाला स्पीकर्स मोस्टली बुद्धिस्ट थे। दूसरे थे तमिल स्पीकर्स जो कि 18% थे और जो माइनॉरिटी थे जिनमें हिंदू और मुस्लिम्स थे। 18% तमिल में भी 13% श्रीलंकन तमिल और 5% इंडियन तमिल थे, और 7% क्रिश्चियन थे जो दोनों भाषा बोलते थे, तमिल और सिन्हाला। श्रीलंका के लीडर्स ने सोचा, जो कि सिन्हाला स्पीकर्स थे, कि हम ज्यादा है तो हमारी चलेगी। इसे कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म, यानी मेजोरिटी कम्युनिटी अपनी मर्जी चलाए और माइनॉरिटी को इग्नोर करे। 1956 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया। सिन्हाला को अकेली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया और तमिल को इग्नोर किया गया। तो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का मतलब क्या होता है? तो स्कूल्स में, गवर्नमेंट ऑर्डर में और कोर्ट में हर जगह पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज यूज की जाएगी। और श्रीलंका में उस समय सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। मतलब हर जगह सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज यूज होगा, तमिल कहीं पे भी यूज नहीं होगा। जॉब्स और यूनिवर्सिटी में सिन्हाला लोगों को प्रेफरेंस मिलने लगी। और तीसरा चीज, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करने का और फॉस्टर करने का, बोले तो बढ़ावा देने का रूल बनाया। श्रीलंकन गवर्नमेंट अब बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगी और बढ़ावा देगी। अब रिजल्ट क्या निकले? तो तमिल्स को लगा उन्हें अपने ही देश में पराया बना दिया गया है। उन्होंने अपनी पार्टीज बनाई, तमिल इलाम पार्टी, अलग देश की मांग की। रिजल्ट क्या निकला? तो सिविल वॉर हुए, हजारों लोग मरे, इकोनॉमी बर्बाद हो गई। तो हमने अभी 2 अलग अलग देश के बारे में पढ़ा, बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में जाना। एक जगह पावर को बांट दिया गया और एक जगह मेजोरिटी को पावर दे दी गई। तो अब ये सवाल आता, पावर शेयर करनी क्यों जरूरी है? सबसे पहला,
प्रूडेंशियल रीजन बोले तो समझदारी वाला रीजन, ये सोशल ग्रुप के बीच लड़ाई बोले तो कॉन्फ्लिक्ट कम करता है। नंबर 2 पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाता है, और जैसे श्रीलंका ने पावर शेयर नहीं की तो वहां सिविल वार हुए, और बेल्जियम ने पावर शेयर की तो पीस मिली। यह आउटकम पर फोकस करता है। और नंबर 2 है मोरल रीजन, नैतिकता वाला रीजन। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की आत्मा है, स्पिरिट है। नंबर 2 लोगों को हक है कि उनसे पूछा जाए कि उन पर राज कैसे किया जाए। और नंबर 3 एक लेजिटिमेट सरकार वही है जहां सिटीजन सिस्टम पे पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, प्रूडेंशियल रीजन लॉस से बचाता है और मोरल वैल्यू बताता है। अब ये जानने के बाद कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयर। तो दोस्तों मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर 4 तरीके से शेयर होती है। इसे ध्यान से सुनना, लॉन्ग आंसर यहीं से बनता है। पहला तो एक है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, चेक एंड बैलेंस सिस्टम। जब पावर एक ही लेवल पर अलग अलग ऑर्गन्स में बढ़ती है तो उसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे लेजिस्लेचर कानून बनाने वाला, एग्जीक्यूटिव कानून लागू करने वाला, और जुडिशियरी कानून को चेक करने वाला, सब एक दूसरे पर नजर रखते हैं ताकि कोई डिक्टेटर ना बने। इसे सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस कहते हैं, और इंडिया में यही है। नंबर 2 वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फेडरल डिवीजन। जब पावर ऊपर से नीचे शेयर होती है, हायर लेवल यूनियन गवर्नमेंट, लोअर लेवल स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत, इसे फेडरलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में इसे डिटेल में पढ़ें। अब नंबर 3 है जिस तरीके से पावर शेयर की जाती है, पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। अलग अलग भाषा या धर्म के ग्रुप्स को पावर देना। एग्जाम्पल, इंडिया में SC/ST के लिए सीट रिजर्व होती है ताकि वो खुद को एलिनेटेड ना समझे। 4 है जिससे पावर बांटा जा सकता अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। जब किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो पार्टीज मिलकर सरकार बनाती है, उसे कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। इससे भी पावर शेयर होती है। अब कोएलिशन गवर्नमेंट में पावर किस तरीके से बढ़ती है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम हमारे देश का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कोएलिशन की सरकार है, बीजेपी, JDU, LGP, TDP ये सब मिलकर के सरकार बनाया। तो यहाँ पे कोई भी एक पार्टी अपना फैसला नहीं ले सकती, उसे दूसरे पार्टी का भी राय लेना पड़ेगा, दूसरे पार्टी को भी पावर देनी पड़ेगी, उनका भी सोचना पड़ेगा। इस तरीके से कोएलिशन गवर्नमेंट करके भी सरकार पावर को बांटती है। तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मिल बांट कर खाने में ही स्वाद है और पावर शेयर करने में ही शांति। अगर सब समझ में आ गया हो तो कमेंट में लिखो पावर शेयर्ड। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फेडरलिज्म के साथ। तब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। इमेजिन करो एक ऐसे स्कूल जहां सिर्फ प्रिंसिपल का रूल चलता है, टीचर्स, स्टूडेंट्स, मॉनिटर, किसी के पास कोई पावर नहीं। अगर तुम्हें वॉशरूम भी जाना है तो प्रिंसिपल से परमिशन लेनी पड़ेगी। कैसा लगेगा? कैओस, राइट? वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम है जहां प्रिंसिपल ने पावर्स टीचर्स को दी है और टीचर्स ने मॉनिटर को। सबका अपना एरिया फिक्स है, यही है फेडरलिज्म। आज हम सिविक्स का चैप्टर 2 को ऐसे समझेंगे कि एग्जाम में आंसर लिखते वक्त तुम्हें ये वीडियो याद आएगी। तो सबसे पहले टॉपिक है व्हाट इज फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म एक ऐसी सिस्टम है जिसमें पावर एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहती। पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होती है। तो चलिए फेडरलिज्म को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए हमारा देश एक स्कूल है, तो स्कूल में प्रिंसिपल होता है। उसी तरीके से देश में भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। स्कूल का प्रिंसिपल सबसे बड़ा अथॉरिटी होता है। वो पूरे स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है, जैसे स्कूल की टाइमिंग क्या होगी, एनुअल फीस रूल्स क्या होंगे, स्कूल यूनिफॉर्म क्या होगा, और बड़े बड़े पॉलिसीज में काम करता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए डिसीजन लेता है, जैसे देश के आर्मी के लिए, करेंसी के लिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए। तो ये तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी तरीके से स्कूल्स में हर क्लास में क्लास टीचर होती हैं, और उसी तरीके से देश में हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट होता है। अब हर क्लास का अपना क्लास टीचर होता है। क्लास टीचर क्लास के हिसाब से डिसीजन लेता है कि क्लास टेस्ट कब होगा, होमवर्क कितना मिलेगा, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है। प्रिंसिपल हर छोटी चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के मैटर हैंडल करती है, जैसे कि पुलिस, एग्रीकल्चर, हेल्थ, स्टेट लेवल एजुकेशन। इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि आप अगर देखोगे तो आपके लेवल पे कोई लोकल गवर्नमेंट होगा, या फिर आपका कोई CM होगा, या फिर आपका PM होगा। अब CM है, PM है, लोकल वार्ड कमिश्नर है, सारा का सारा एक ही जनता पे रूल करता है, बट सबके पास अलग अलग फिक्स्ड पावर होती है। इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर। और जब कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हो कि कौन क्या करेगा, उस सिस्टम को कहते हैं फेडरलिज्म। तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। जैसे फेडरल गवर्नमेंट में पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बटी हुई थी, यूनिटरी सिस्टम में जस्ट इसका उल्टा है। सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट होती भी है
तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होती यानी गुलाम होती, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट को हटा सकती है। तो ऐसे सिस्टम को यूनिटरी सिस्टम कहते हैं, और ऐसा सिस्टम श्रीलंका और चाइना में, और फेडरल सिस्टम है इंडिया और बेल्जियम में। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म के 7 फीचर्स है, पर हम 5 याद रखेंगे जो एग्जाम में लिखने हैं। सबसे पहला, फेडरलिज्म में 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी गवर्नमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होनी चाहिए, जैसे सेंटर हो गया, स्टेट हो गया या फिर लोकल हो गया, यानी 2 या 2 से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहेगी। दूसरा, डिफरेंट जुरिस्डिक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सेम सिटीजन्स पर रूल करेगी, लेकिन अलग अलग कंट्रोल रहेगा, जैसे आर्मी सेंटर के अंडर रहेगी और पुलिस स्टेट के अंडर। नंबर 3 आता है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कोई भी एक लेवल की गवर्नमेंट, या चाहे वो सेंट्रल लेवल हो या स्टेट लेवल हो, अकेले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज कर सकते, दोनों की हाँ चाहिए, दोनों की सहमति चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए। नंबर 4, पावर ऑफ कोर्ट्स, अगर किसी टॉपिक पे सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हो गई तो सुप्रीम कोर्ट बीच में अंपायर बनेगा और वही डिसीजन लेगा। नंबर 5, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, पैसे कहाँ से आएंगे, सेंटर के पास कहाँ से पैसे आएंगे और स्टेट के पास कहाँ से पैसे आएंगे, दोनों का रेवेन्यू सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर डिफाइंड होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, रूट्स ऑफ फेडरेशन। पहला कमिंग टुगेदर और दूसरा होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर की बात करें, जब छोटी छोटी इंडिपेंडेंट स्टेट खुद साथ आती है एक बड़ी यूनिट बनाने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे पहले स्टेट था फिर कंट्री बना, हर स्टेट के पास सेम पावर होती है और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से स्ट्रांग होती है। और दूसरा होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट, जब एक बड़ा देश डिसाइड करता है कि वो अपनी पावर को स्टेट के साथ शेयर करेगा, एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, जैसे पहले इंडिया कंट्री बना उसके बाद छोटे छोटे स्टेट्स बने, इस तरीके के सिस्टम में सेंटर ज़्यादा पावरफुल होती है। यानी पहले स्टेट्स था फिर कंट्री बना तो कमिंग टुगेदर, और पहले कंट्री था उसके बाद स्टेट्स बना तो उसे कहते हैं हम लोग होल्डिंग टुगेदर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। सबसे पहले तो इंडिया फेडरल कंट्री इसलिए है क्योंकि यहाँ 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। अब आता है मेन पार्ट, इंडिया में पावर कैसे डिवाइड हुई है, मतलब सेंटर किस किस टॉपिक पे कानून बनाएगा और स्टेट किस किस टॉपिक पे कानून बनाएगा। तो इसके लिए बनाई गई लिस्ट, तो सबसे पहला आता है यूनियन लिस्ट, बोले तो सेंट्रल लिस्ट, वो काम जो पूरे देश की सिक्योरिटी और फाइनेंस के लिए जरूरी है, मतलब पूरे देश में कॉमन होना चाहिए, जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, तो ये सब सारा का सारा यूनियन लिस्ट के अंदर आएगा। आप रियल लाइफ लॉजिक से समझो, अगर हर स्टेट की अपनी करेंसी होगी, जैसे यूपी का डॉलर अलग, बिहार का यूरो अलग, तो ट्रेड कैसे होगा, इम्पॉसिबल ना। इसलिए ये करेंसी की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, यानी पूरे स्टेट में जो कॉमन होना चाहिए वो सारा लिस्ट सेंट्रल लिस्ट के अंडर आता है। अब दूसरा स्टेट लिस्ट, वो काम जो लोकल लेवल पे जरूरी है, जैसे कि पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, ये सारा लिस्ट स्टेट के अंडर आएगा। अब रियल लाइफ लॉजिक के हिसाब से समझो तो राजस्थान की पुलिस को डेजर्ट में काम करना और मुंबई की पुलिस को कोस्टल एरिया में, तो लोकल प्रॉब्लम्स अलग अलग है, इसीलिए पुलिस स्टेट के अंडर आती है। नंबर 3 लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, वो टॉपिक्स जहां दोनों का इन्वॉल्वमेंट, स्टेट और सेंटर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन, ये सब में दोनों मिल करके कानून बनाएंगे। आप अपने स्टेट में अगर गौर कीजिएगा तो वहाँ पे सीबीएसई बोर्ड भी है, यानी सेंट्रल बोर्ड के भी स्कूल्स है, और स्टेट बोर्ड के भी स्कूल होंगे, यानी दोनों स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर जिस टॉपिक पे रूल बनाए उसे कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। और एक आता है रेसिडुअरी सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर एआई, कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जाने के बाद ये सब टॉपिक आए, तो ये सब टॉपिक में कानून कौन बनाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब टॉपिक के ऊपर कानून बनाएंगी, और इसे कहा जाता है रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जाने के बाद आई। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। तो इस टॉपिक में देखें कि हमारे देश का फेडरलिज्म इतना स्ट्रांग क्यों है, तो इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं। सबसे पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स। आपको बता दें जब 1947 के बाद हमारा देश आजाद हुआ तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज था कि स्टेट्स को किस आधार पर बांटा जाए, तो स्टेट्स को लैंग्वेज के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया गया, तमिलनाडु फॉर तमिल स्पीकर्स, इसी तरीके से। डर ये था कि देश टूट जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा, एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो गया और देश और यूनाइटेड हो गया। नंबर 2 है लैंग्वेज पॉलिसी। इंडिया में लैंग्वेज पॉलिसी इस तरीके से है कि इंडिया का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी 40% लोग बोलते हैं, बट हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है,
इसके साथ 21 और लैंग्वेजेस है, यानी हिंदी मिलाकर टोटल 22 लैंग्वेजेस जो कि शेड्यूल्ड है, मतलब एग्जाम में आप कोई भी इन 22 लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हो। नंबर 3 में आता है सेंटर स्टेट रिलेशन, द कोएलिशन एरा। आपको बता दें 1990 से पहले स्टेट्स में भी एक ही पार्टी की सरकार होती थी और सेंटर में भी एक ही पार्टी की सरकार होती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता था, जब चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देता था। लेकिन 1990 के बाद सीन शिफ्ट हुआ, कोएलिशन का एरा आया, बोले तो गठबंधन का एरा आया। इस वक्त पहली बार ऐसा हुआ कि सेंटर में अलग पार्टी की सरकार आई और स्टेट्स में अलग पार्टी की सरकार आई। तो सेंटर को रीजनल पार्टी, बोले तो स्टेट्स के लीडर से दोस्ती करनी पड़ी सरकार बनाने के लिए। यानी अब क्या हो गया कि सेंटर को स्टेट्स की बात माननी पड़ती। तो कोएलिशन की वजह से फेडरलिज्म रियल लाइफ में और स्ट्रांग हुआ। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो सोचो पीएम दिल्ली में बैठकर ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि तुम्हारे गांव में हैंडपंप कहाँ लगाना है। इसीलिए 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, यानी चेंज किया गया, जिसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यानी पावर सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को दी गई। ये अमेंडमेंट में क्या था, ये 5 पॉइंट है, एग्जाम में यही लिखना, देख लो। सबसे पहला पॉइंट था रेगुलर इलेक्शन। तो 1992 के भी पहले पंचायत वगैरह होती थी, बट वहाँ इलेक्शन रेगुलर हो ये कंपलसरी नहीं था। वहाँ पे कि कभी इलेक्शन हो रहा, कभी नहीं हो रहा, कभी कुछ। तो अब ऐसी मर्जी नहीं चलेगी, अब हर 5 साल में लोकल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन कराना कंपलसरी कर दिया गया। नंबर 2, लोकल गवर्नमेंट में SC, ST और OBC को रिजर्वेशन दी गई। नंबर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विमेन को रिजर्वेशन मिला, यानी 1/3 सीट्स लोकल गवर्नमेंट की, चाहे गांव में पंचायत हो या शहर में म्युनिसिपैलिटी हो, यहाँ पे 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व कर दी गई। नंबर 4, स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराने के लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई। और नंबर 5, पावर एंड रेवेन्यू शेयरिंग, यानी स्टेट को थोड़ा सा पैसा अपना लोकल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ताकि लोकल गवर्नमेंट जितने भी छोटे मोटे काम है, सड़क है, नाली है, हैंडपंप है, ये सब कर सके। तो दोस्तों फेडरलिज्म का मतलब है पावर शेयरिंग, ताकि देश यूनाइटेड रहे और सबकी आवाज़ सुनी जाए, चाहे वो दिल्ली का PM हो या गांव का सरपंच। तो वीडियो पसंद आई हो तो सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। हेलो स्टूडेंट्स, इमेजिन करो सुबह का वक्त है, आपके घर में मम्मी किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही और पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ये सीन हमारे इंडिया में नॉर्मल है, राइट? पर क्या आपको पता है कि ये सिंपल सी बात जेंडर डिवीज़न का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो आज हम क्लास 10 सिविक्स का वो चैप्टर कवर करेंगे जो बोर्ड्स में 5 से 6 नंबर का आता है। और ट्रस्ट में ये वीडियो देखने के बाद आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं जेंडर की। हमारी सोसाइटी में एक इनविजिबल दीवार है जिसे कहते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब घर का काम औरत करेगी और बाहर का काम मर्द। नोट करने वाली बात है, ये डिवीजन बायोलॉजिकल नहीं है, बोले तो कुदरती नहीं है, ये सोसाइटी के द्वारा बनाई गई है। क्योंकि जब होटल में शेफ बनना हो और पैसे मिले तब वही खाना बनाने का काम मर्द कर लेता है, जो कि औरतों के लिए वो काम समझा जाता है। और इसी सोच को चैलेंज करने के लिए दुनिया भर में एगिटेशन हुए, मूवमेंट हुए, जिसे नाम दिया गया फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है? ए विमेन और मैन हु बिलीव इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड मैन। मतलब कोई भी आदमी और औरत जो बिलीव करता हो कि विमेन और मैन इक्वल है, वो फेमिनिस्ट है। अगर आप भी बिलीव करते हो तो आप भी फेमिनिस्ट हो। लेकिन ध्यान देना, फेमिनिस्ट सिर्फ औरत नहीं, मर्द भी हो सकता है। इस मूवमेंट की वजह से आज वुमेन साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, लीडर्स है। लेकिन इंडिया में असलियत क्या है, चलिए इसे देखते हैं। तो इंडिया आज भी एक पैट्रिचल सोसाइटी है, मेल डोमिनेंट। वुमेन को 4 तरीके से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले लिटरेसी रेट। वुमेन का लिटरेसी रेट अभी भी मेन के मुकाबले बहुत कम है। पेरेंट्स बॉयज़ की एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च करते हैं। दूसरा, अनपेड वर्क। एक एवरेज इंडियन वुमेन मैन से 1 घंटा ज़्यादा काम करती है। जैसे कि आप इमेजिन करो, पापा सुबह 9 बजे ड्यूटी जाते हैं, शाम में 6 बजे आ गए और फिर बैठ कर टीवी वगैरह देख लेते हैं। लेकिन मम्मी की ड्यूटी सुबह 4 बजे 5 बजे से शुरू होती है और रात में सबको खाना खिलाकर बर्तन धोकर 9-10 बजे ख़त्म होती है। तो एक एवरेज इंडियन लेडी मेन के मुकाबले 1 घंटे ज़्यादा काम करती है, लेकिन उसको इस काम के बदले कोई भी पैसा नहीं मिलता। नंबर 3, सेक्स रेशियो। आज भी कई जगह पर गर्ल चाइल्ड को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, जिसे हम फीमेल फ्यूटिसाइड भी कहते हैं। चौथा है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे भी हमें भेदभाव देखने को मिलता है। पॉलिटिक्स में विमेन का नंबर बहुत कम है
और ये ग्राफ दिखाता है कि इंडिया में लोकसभा में विमेन एमपीज का परसेंटेज 12 से 14% है और नॉर्डिक कंट्री में अप्रॉक्सीमेटली 40%। अब ये डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने किया क्या? तो लोकसभा में विमेन की मुश्किल से 14% रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि लोकल गवर्नमेंट, पंचायत हो या फिर म्यूनसिपैलिटी हो, यहाँ पे 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई है और यही रिजर्वेशन की मांग पार्लियामेंट में लाने की बरसों से मांग चल रही है। तो अब देख लेते हैं बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन कि विमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज इन आवर सोसाइटी एक्सप्लेन। तो जैसे हमने बताया, पहले ही 4 टॉपिक दिया है, उसको आप डीपली लिख दीजिए। लिटरेसी गैप, अनपेड वर्क और सेक्स रेशियो, आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की ओर, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। सबसे पहले आते हैं सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर, रिलीजन। गांधी जी ने कहा था रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग नहीं किया जा सकता। वेट, इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदुइज्म या इस्लाम की पॉलिटिक्स करना चाहते थे, वो मोरल वैल्यूज की बात कर रहे थे। पॉलिटिक्स शुड बी गाइडेड बाय एथिक्स, मतलब पॉलिटिक्स को रिलीजन में जो अच्छाई है उससे गाइड करना चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है जब कम्युनलिज्म आता है। अब कम्युनलिज्म क्या है? जब कोई कहता है कि मेरा रिलीजन तुम्हारे रिलीजन से सुपीरियर है और हमारा इंटरेस्ट अलग है, जो कि गलत है। कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में क्या क्या रूप ले सकती है ये देखते हैं। सबसे पहला, एवरीडे बिलीव्स, दिमाग में ये बैठ जाना कि वो रिलीजन खराब है। नंबर 2, मोबिलाइजेशन, वोट मांगने के लिए सेक्रेट सिंबल्स या रिलीजियस का यूज करना, ये भी एक तरह का कम्युनलिज्म है। और सबसे बुरा है वायलेंस, यानी 2 रिलीजन के बीच में आपस में रॉइट्स होना, ये कम्युनलिज्म का सबसे बुरा रूप है। इसी को रोकने के लिए इंडिया बना एक सेक्युलर स्टेट। अब इसका क्या प्रूफ है? तो ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है। हाउ यू कैन से दैट इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट? तो नंबर 1 पॉइंट, नो ऑफिशियल रिलीजन, इंडिया का कोई नेशनल रिलीजन नहीं है। जैसे पाकिस्तान का इस्लाम है या श्रीलंका का बुद्धिज्म, वैसे इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है या फिर नेशनल रिलीजन नहीं है। नंबर 2, फ्रीडम टू प्रैक्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन सबको आज़ादी देता है अपना रिलीजन फॉलो करने की, या चाहे तो रिलीजन फॉलो करे या फिर कोई भी रिलीजन फॉलो ना करे, यह आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। नंबर 3 है नो डिस्क्रिमिनेशन, बोले तो रिलीजन के बेसिस पर जॉब या एडमिशन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही 3 पॉइंट है जो इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाता है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की ओर, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। आखिरी टॉपिक है कास्ट। ये इंडिया का यूनिक सिस्टम है। स्टूडेंट्स, कभी न्यूज़पेपर का मैट्रिमोनियल पेज देखा है? वहां आज भी लिखा होता ब्राह्मण लड़का चाहिए या राजपूत लड़की चाहिए। ये प्रूफ है कि कास्ट सिस्टम आज भी जिंदा है। एजुकेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से कास्ट सिस्टम थोड़ा कमजोर हुआ है, पर खत्म नहीं हुआ। आज भी लोग कास्ट देखे बिना शादी नहीं करते। ये तो हुआ कास्ट। अब 2 ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, कास्ट इन पॉलिटिक्स और दूसरा है पॉलिटिक्स इन कास्ट। चलो इसको इजी तरीके से क्लियर करते हैं। सबसे पहले कास्ट इन पॉलिटिक्स। जब पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट को सेलेक्ट करती है, वो देखती है कि उस एरिया में कौन से कास्ट के लोग ज्यादा है ताकि वोट मिल सके। कैबिनेट में भी हर कास्ट को जगह दी जाती है। ये तो हुआ कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स इन कास्ट क्या है? अब कास्ट भी स्मार्ट हो गई है, वो कोएलिशन बनाती है, जैसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्लास मिलकर के ग्रुप बना लेती है ताकि वो पावर में आ सके। पॉलिटिक्स कास्ट को यूज करती है वोट्स के लिए और कास्ट पॉलिटिक्स को यूज करती है अपनी पहचान और राइट्स बढ़ाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ कास्ट के दम पर इलेक्शन जीता जा सकता है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडिया में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिंगल कास्ट की मेजोरिटी नहीं होती। नंबर 2, एक ही कास्ट के लोग अलग अलग पार्टीज को वोट देते हैं। नंबर 3, सिटिंग एमपी और एमएलए अक्सर हारते रहते हैं। अगर सिर्फ कास्ट से इलेक्शन जीता जाता तो कभी भी इलेक्शन नहीं आता। तो दोस्तों, चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि जेंडर में हमें इक्वालिटी चाहिए, रिलीजन में हमें सेक्युलरिज्म चाहिए और कास्ट में हमें डिस्क्रिमिनेशन हटाना है। ये तीनों चीज़ें डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज भी है और ज़रूरत भी है। भाई, सड़क देखी है, गड्ढा या स्विमिंग पूल, ये सब इन पॉलिटिकल पार्टीज की गलती है। हर चीज में वही हाल है, बेरोजगारी वैसे ही है, गंदगी वैसे ही है और सब की सब पॉलिटिकल पार्टी एक ही जैसी, सब की सब चोर है। मेरे हिसाब से तो पॉलिटिकल पार्टीज को ही हटा देना चाहिए। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है अगर दुनिया से सारी पॉलिटिकल पार्टीज गायब हो जाएं तो क्या होगा? आज हम क्लास 10 सिविक्स का सबसे मसालेदार चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज को समझेंगे, बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो सबसे पहला सवाल आता, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? तो पॉलिटिकल पार्टी मतलब लोगों का वो ग्रुप जो साथ आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और सरकार चलाने के लिए। इनका एक ही मंत्र होता है, कलेक्टिव गुड, मतलब सबकी भलाई। अब पार्टी के 3 बड़े हिस्से होते हैं, द कंपोनेंट्स। सबसे पहले द लीडर, जो डिसीजन लेते हैं, द डिसीजन मेकर, जैसे मोदी जी, राहुल गांधी। सेकंड, द एक्टिव मेंबर्स, जो दिन रात पार्टी के लिए काम करते हैं, उनके कार्यकर्ता। और थर्ड है द फॉलोअर्स, हम और आप
जो पार्टीज की आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, तो चलिए देखते हैं फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो याद रहे, सिर्फ भाषण देना पॉलिटिकल पार्टीज का काम नहीं होता है। इनके असली काम ये है, सबसे पहला इलेक्शन लड़ना, सेकेंड है पॉलिसीज बनाना। पार्टी बताती है कि अगर वो जीती तो क्या करेगी, फ्री वाईफाई देगी या नए स्कूल्स बनाएंगी या फिर ये सड़क ठीक करेंगी। तीसरा नंबर है मेकिंग लॉज, पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में बैठकर नए रूल्स बनाती है। और फोर्थ नंबर है रोल ऑफ अपोजिशन, जो पार्टी हार जाती है उसका काम होता है जीती हुई पार्टी की गलतियां निकालना, द क्रिटिकल फ्रेंड, ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 है पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाती है और गवर्नमेंट चलाती है। और नंबर 6 है पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट्स के स्कीम और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाती है। अब सवाल उठता, व्हाई डू वी नीड देम, इनकी ज़रूरत क्या है। तो सोचो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो क्या हो सकता है। सबसे पहला नंबर, हर एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होगा, यानी बिना पॉलिटिकल पार्टी के सब कैंडिडेट अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। नंबर 2, कोई भी पूरी देश के लिए बड़े वादे नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ अपनी लोकेलिटी की सोचेगा, अपनी एरिया के बारे में सोचेगा, पर देश के बारे में कौन सोचेगा। नंबर 3, सरकार तो बन जाएगी पर उसकी यूटिलिटी जीरो होगी, क्योंकि पूरे देश के लिए किसी की भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। मतलब पूरे देश में जो भी होगा उनके लिए कोई भी लोग जिम्मेदार नहीं होंगे, सब अपने अपने एरिया के लिए जिम्मेदार होंगे। कंक्लूजन क्या निकला, पॉलिटिकल पार्टीज मॉडर्न डेमोक्रेसी की एक नेसेसिटी कंडीशन है, और ऊपर जो मैंने फंक्शंस बताया तो वो तो करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी चाहिए ही। अब इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर ए डेमोक्रेसी, एनालाइज द स्टेटमेंट। बिना पार्टीज के कोई पॉलिसी यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और कोई मेजर चेंज नहीं आ पाएगा। अब अगला टॉपिक है, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, यानी कितनी पार्टीज होनी चाहिए। तो हर देश अपनी जरूरत के हिसाब से सिस्टम चुनता है। अब चलिए देखते हैं कितने तरह का पार्टी सिस्टम होता है। सबसे पहले होता है वन पार्टी सिस्टम, जहां सिर्फ एक ही पार्टी को अलाउ किया जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए, जैसे कि चाइना, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है, लेकिन ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। नंबर 2 होता है टू पार्टी सिस्टम, पावर दो पार्टीज के बीच में चेंज होते रहती है, एग्जाम्पल यूएसए है और यूके है। और तीसरा मल्टी पार्टी सिस्टम, जब दो से ज्यादा पार्टीज पावर में आने का चांस रखती है तो उसे कहा जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसा कि हमारे इंडिया में। फन फैक्ट आपको बताऊं तो इंडिया में 2800 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी है जो कि रजिस्टर्ड है, लेकिन इनमें से सिर्फ कुछ ही नेशनल लेवल पर असर दिखा पाती है। और इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम, व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट इट। तो जब दो से ज्यादा पार्टीज पावर के लिए compete करती है तो उसे मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। इंडिया ने इसे इसलिए चुना क्योंकि हमारा देश सोशल और ज्योग्राफिकल तौर पर बहुत डाइवर्स है, जो दो पार्टीज में नहीं समाया जा सकता। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की ओर, नेशनल वर्सेस स्टेट पार्टीज। तो हर पार्टी को इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर होना पड़ता है। तो दो तरीके की पार्टी होती है, एक नेशनल पार्टी और एक स्टेट पार्टी। नेशनल पार्टी बनने के लिए एटलीस्ट आपको 6% वोट, यानी लोकसभा में जितने भी वोट पड़ेंगे उसका 6% वोट आपकी पार्टी को मिलना चाहिए, और साथ ही आपको 4 लोकसभा सीट में इलेक्शन आपको जीतना पड़ेगा। अब स्टेट पार्टी बनने के क्या क्राइटेरिया है, तो जितने भी वोट लेजिस्लेटिव असेंबली में आपके स्टेट में पड़ेंगे उसका 6% वोट आपकी पार्टी को मिलना चाहिए, और आपको मिनिमम कम से कम स्टेट इलेक्शन में 2 सीट्स जीतनी पड़ेंगी, तब आपकी पार्टी स्टेट पार्टी बन जाएगी। दोस्तों, एनसीईआरटी के मुताबिक इंडिया में कुछ मेजर नेशनल पार्टीज हैं, इनका बायोडाटा एग्जाम के लिए रट लो। सबसे पहला भारतीय जनता पार्टी, फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ बनाई थी, जो 1980 में बीजेपी बनी। इनका सिंबल है लोटस। आइडियोलॉजी कल्चरल नेशनलिज्म बोले तो हिंदुत्व। नंबर 2 पे है इंडियन नेशनल कांग्रेस, फाउंडर एओ ह्यूम ने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी। इनका सिंबल है हाथ का पंजा बोले तो हैंड। आइडियोलॉजी है सेंट्रिस्ट पार्टी, ये ज़्यादा लेफ्ट है ना ज़्यादा राइट। इनका फोकस सेक्युलरिज्म और कमज़ोर वर्ग बोले तो वीकर सेक्शन के वेलफेयर पे रहता है। नंबर 3 पे है बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। कांसीराम जी ने 1984 में बनाई थी, सिंबल है एलिफेंट। आइडियोलॉजी ये पार्टी बहुजन समाज बोले तो दलित, ओबीसी, आदिवासी और रिलीजियस माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है। इनका इंस्पिरेशन फूले, पेरियार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की टीचिंग से आता है। नंबर 4 है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट सीपीआईएम। फाउंडर 1964 में सीपीआई से अलग होकर बनी थी। सिंबल है हैमर, सिकल एंड स्टार बोले तो हथौड़ा और हंसिया। आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म और लेनिज्म। ये लोग कैपिटलिज्म के खिलाफ है और वर्कर, फार्मर और पुअर लोगों के राइट्स की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल और केरला में इनका बड़ा असर है। नंबर 5 पे एनपीपी बोले तो नेशनल पीपल्स पार्टी, पीए संगमा ने 2013 में बनाई थी। इनका सिंबल है किताब। आइडियोलॉजी ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली पार्टी है जिसे नेशनल स्टेटस मिला है। इनका फोकस नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट और ट्राइबल इशूज पर रहता है। नंबर 6 पर आम आदमी पार्टी, फाउंडर अरविंद केजरीवाल और टीम ने 2012 में बनाई थी।
सिंबल है इनका ब्रूम, बोले तो झाड़ू। इनका आइडियोलॉजी, इनका मेन एजेंडा एंटी करप्शन और आम आदमी को बेसिक सुविधाएं, बिजली, पानी, एजुकेशन देना। इन्हें हाल ही में नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप देखते हैं चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो पार्टीज में 4 बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहला, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी सारी पावर ऊपर के 2-3 लीडर के पास ही होती है। नंबर 2, डायनेस्टिक सक्सेशन, मतलब पॉलिटिकल पार्टी में एक बड़ा प्रॉब्लम है कि नेता का बेटा ही नेता बनता है। आप बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज देख सकते हैं जिसमें कोई पार्टी का नेता है, तो जब वो बूढ़ा हो जा रहा है तो उसका बेटा नेता बन रहा है, फिर वो बूढ़ा हो जा रहा है तो उसका बेटा नेता बन रहा है। इस तरीके से डायनेस्टिक सक्सेशन चलता रह रहा है, यानी कोई भी उम्मीदवार जो मेहनत कर रहा है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। नंबर 3, मनी एंड मसल्स पावर। अब पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, इलेक्शन जीतने के लिए पैसा और ताकत का इस्तेमाल करती है, यानी जितना ज्यादा पैसा लगाइए और वोट को खरीद लीजिए। नंबर 4, नो मीनिंगफुल चॉइसेस। आप कभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को देखिएगा तो आपको लगेगा कि सारी की सारी पार्टीज तो एक ही जैसी है, सब एक ही जैसा काम कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में इतनी कमियां हैं तो क्या हम हार मान ले? तो बिल्कुल नहीं। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे कानून बनाए गए। सबसे पहले तो एंटी डिफेक्शन लॉ। इसका मतलब इलेक्शन जीतने के बाद पहले लोग क्या करते थे, अपना पार्टी चेंज कर लेते थे। मतलब बीजेपी पार्टी से इलेक्शन लड़े और जीतने के बाद दूसरे पार्टी में शामिल हो गए। तो इसको रोकने के लिए बनाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ। यानी अब अगर आपको पार्टी बदलना है तो बेशक आप पार्टी बदलिए, लेकिन जो सीट आपने जीती है वो सीट आपसे वापस ले ली जाएगी। यानी आपको एमपी या एमएलए का पोस्ट छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप पार्टी बदल सकते हैं। नंबर 2 है एफिडेविट। नेता लोगों को बताना पड़ेगा कि उनके पास कितना पैसा है और उन पे कितनी केसेस चल रहे हैं, ये पहले ही आपको बताना पड़ेगा इलेक्शन लड़ने से पहले। नंबर 3 है इनकम टैक्स रिटर्न्स। पार्टीज को अपना इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। पार्टीज के लिए ऑडिट करना जरूरी कर दिया गया है। तो दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टीज परफेक्ट नहीं है, पर डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। अगली बार जब कोई पॉलिटिकल पार्टीज वोट मांगने आए तो उनसे काम पूछना, नाम नहीं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और नीचे कमेंट में बताओ आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। आज हम चेक करेंगे डेमोक्रेसी का रिपोर्ट कार्ड। चैप्टर 1 से लेकर अब तक हमने देखा कि डेमोक्रेसी क्या है, कैसे काम करती है। लेकिन आज का सवाल यह है कि क्या सच में डेमोक्रेसी डिलीवर करती है? क्या यह डिक्टेटरशिप या फिर मोनार्की से बेहतर है? तो इस चैप्टर को हम एक शॉर्ट मूवी की तरह टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहला टॉपिक है अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तो इस भारी भरकम वर्ड को समझ लेते हैं। सबसे पहला अकाउंटेबल, बोले तो जवाबदेह। द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द सिटीजन्स, जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक शॉप पर जाते हैं, अगर शॉपकीपर ने आपको एक्सपायरी डेट वाला चिप्स दिया है तो तुम वापस जाकर कंप्लेन कर सकते हो और उसे रिफंड देना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में भी सेम है। अगर सरकार गलत करे तो वो संसद, बोले तो पार्लियामेंट और पब्लिक को जवाबदेह है, मतलब उसको जवाब देना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है रिस्पॉन्सिव। द गवर्नमेंट मस्ट रिएक्ट टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल। अगर उस दुकान पर तुमने जाकर कहा भैया ये प्रोडक्ट खराब है और वो तुरंत चेंज कर दे तो वो रिस्पॉन्सिव है। डेमोक्रेसी को भी लोगों की नीड्स जैसे कि सड़क, पानी पर रिएक्ट करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है लेजिटिमेट। अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, इट मे बी स्लो बट इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। ये तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम्हारे घर में कोई डिसीजन लेना है, अगर सब मिलकर डिसाइड करे, चाहे टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन ये डिसीजन सब मानेंगे। इसी तरीके से डेमोक्रेसी थोड़ी स्लो हो सकती है लेकिन ये अपनी सरकार, इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। तो इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है, डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एनालाइज द स्टेटमेंट। तो आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। आंसर में ये 3 कीवर्ड्स अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट को डिफाइन करना जरूरी है। सबसे पहले हो गया अकाउंटेबल। तो अकाउंटेबल का मीनिंग लिख दीजिए जैसा मैंने आंसर पे शो कर रखा है। उसके बाद रेस्पॉन्सिव और उसके बाद लेजिटिमेट। तो इस क्वेश्चन के बाद हम अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे पैसा और तरक्की। सच बात यह है कि अगर हम पिछले 50 साल के रिकॉर्ड देखें तो डिक्टेटरशिप जैसे कि चाइना हो या पुराना रसिया, इकोनॉमिक ग्रोथ इनमें थोड़ी फास्ट है और डेमोक्रेसी में स्लो। तो डेवलपमेंट के मामले में डेमोक्रेसी पिछड़ती हुई दिखती है। तो क्या डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप से खराब है? एग्जाम्पल से समझे तो ये वैसा ही है कि एक क्लास में एक बच्चा है जो कि किसी की नहीं सुनता, बस रट्टा मारकर मार्क्स लेकर आता है, तो ये डिक्टेटरशिप। और दूसरा बच्चा है जो स्पोर्ट्स में अच्छा है, म्यूजिक में अच्छा है और दोस्तों को साथ लेकर चलता है, यह है डेमोक्रेसी। शायद मार्क्स थोड़े कम हो लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट बेहतर है। तो डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने में टाइम लगता है, इसलिए ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती है लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं। अब इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है, डेमोक्रेसी कैन नॉट गारंटी डेवलपमेंट, वैलिडेट द स्टेटमेंट। सबसे पहला, इन्फ्लुएंस ऑफ अदर फैक्टर्स
बोले तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन एंड कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, नॉट जस्ट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बोले तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के फॉर्म पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि पॉपुलेशन साइज क्या है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है और अदर कंट्रीज से कैसा कोऑपरेशन इसमें डिपेंड करती। और रिकॉर्ड क्या बताते हैं, बिटवीन 1950 एंड 2000 डिक्टेटरशिप हैड स्लाइटली हायर इनकम ग्रोथ रेट। अब लास्ट में इसका आपको कंक्लूजन लिखना है, द डिफरेंस इन द रेट इज नेग्लिजिबल, यानी जो डिफरेंस है डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का, इसका जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा नहीं, ये नेग्लिजिबल। डेमोक्रेसी में भले ही ग्रोथ कम है लेकिन और इसके पॉजिटिव आउटकम है, जैसे कि डिग्निटी है, फ्रीडम है, इसीलिए डेमोक्रेसी बेहतर है। अब तीसरा टॉपिक है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। यहाँ भी डेमोक्रेसी थोड़ी फेल होती नजर आती है। डेमोक्रेसी में हम कहते हैं 1 वोट 1 वैल्यू सब बराबर है, लेकिन रियलिटी में 1 पर्सन हैवी वॉलेट, एक छोटा सा ग्रुप है जो कि अल्ट्रा रिच है और दूसरे तरफ एक बड़ी पॉपुलेशन है जो बहुत ज्यादा गरीब है। फॉर एग्जाम्पल, देश की वेल्थ एक पिज्जा है, कुछ चंद लोग सारी पिज्जा खा जा रहे हैं और बाकी लोग टुकड़ों में पल रहे हैं। बोले तो क्रम्स पर जिंदा है। पॉलिटिकली हम इक्वल हैं, सबके पास एक वोट है, लेकिन इकोनॉमिकली हम अनइक्वल हैं। गरीबी हटाना डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा चैलेंज। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया कि डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इक्वालिटीज, जस्टिफाई। तो इसका आंसर जैसे कि अल्ट्रा रिच हो गया, कंडीशन ऑफ पुअर हो गया और बेसिक नीड्स हो गया। अब हमारा फोर्थ टॉपिक है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो इंडिया जैसे देश में ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हमारे यहाँ अलग रिलीजन है, अलग लैंग्वेज है, अलग कास्ट के लोग हैं। डेमोक्रेसी इस सबको सबसे अच्छा अकोमोडेट करती है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारी क्रिकेट टीम है तो देखो कोई मुंबई से है, कोई रांची से है, कोई दिल्ली से है, भाषा भी अलग अलग है, खाना भी अलग अलग है, लेकिन मैदान पर हम सब एक टीम है। डेमोक्रेसी यही करती है, ये कॉन्फ्लिक्ट को परमानेंटली खत्म नहीं करती बल्कि उन्हें हैंडल करना सिखाती है। और दूसरी तरफ डिक्टेटरशिप में माइनॉरिटी को दबा दिया जाता है, जैसे कि श्रीलंका में तमिल्स के साथ हुआ। तो इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया, डेमोक्रेसी लीड्स टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन, सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो एग्जाम में ये 3 गोल्डन पॉइंट्स आपको लिखने हैं। सबसे पहला नेगोशिएटिंग डिफरेंसेस, दूसरा डेवलपिंग मैकेनिज्म और तीसरा रेस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी। तो इसके आंसर को थोड़ा समझ लेते हैं। नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, हाउएवर डेमोक्रेसी अलाउज टू नेगोशिएट दीज डिफरेंसेस पीसफुली। मतलब कोई भी सोसाइटी, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप हो, कहीं भी कन्फ्लिक्ट पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकता, लेकिन डेमोक्रेसी हमें एक तरीका बताती है किस तरीके से इन कन्फ्लिक्ट को नेगोशिएट किया जाए पीसफुल तरीके से। दूसरा चीज डेवलपिंग मैकेनिज्म। तो डेमोक्रेसी डेवलप्स ए प्रोसीजर टू कंडक्ट कंपटीशन बिटवीन ग्रुप विच रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ वायलेंट टेंशन। मतलब एक तरीका डेमोक्रेसी बताती है जिसके कारण आपस में वायलेंट टेंशन कम हो सके। तीसरा है रेस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी। बोले तो डेमोक्रेसी टीचेस अस टू रेस्पेक्ट डिफरेंसेस एंड अकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीजन। मतलब डेमोक्रेसी हमें यह सिखाती है कि कैसे दूसरों का हमें सम्मान करना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है डिग्निटी। बोले तो इज्जत, और फ्रीडम बोले तो आज़ादी। पुराने जमाने में औरतों को या कुछ लोअर कास्ट को बराबर नहीं समझा जाता था। आज भी भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन कम से कम लीगली और मॉरली वो गलत है। अगर आज कोई किसी की डिग्निटी हर्ट करे तो वो कोर्ट जा सकता है। ये ताकत सिर्फ डेमोक्रेसी देती है। जैसे कि आप नॉर्थ कोरिया की बात करें, जैसे जगह पे डिक्टेटर है, वहां अगर फ्रीडम ना मिले तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, यहाँ आप कर सकते हैं। तो इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया, डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, जस्टिफाई। तो इस आंसर को ध्यान से नोट कर लो। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी। Democracy is based on the principle of individual freedom and dignity. This is legally and morally recognized. डेमोक्रेसी का सिद्धांत ही है फ्रीडम और डिग्निटी। ये लीगली और मॉरली दोनों सही है। डिग्निटी ऑफ वुमेन। लॉन्ग स्ट्रगल्स बाय वुमेन हैव क्रिएटेड ए सेंसिटिविटी दैट रिस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। बोले तो वुमेन ने इतना ज्यादा आंदोलन किया है जिसके कारण एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स बन चुका है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का, डिग्निटी ऑफ वुमेन। तीसरा, कास्ट इनइक्वालिटीज। Democracy has strengthened the claims and disadvantages and discriminated caste for equal status and equal opportunity. यानी डेमोक्रेसी ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं ताकि कास्ट इनइक्वालिटीज को खत्म किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या निकला? तो डेमोक्रेसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दे। डेमोक्रेसी ग्रोथ शायद स्लो दे, इनइक्वालिटी शायद पूरी तरीके से ना हटाए, लेकिन ये सिटीजन्स की रिस्पेक्ट, लेजिटिमेसी और कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग में बेस्ट है। इसलिए डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नॉट बिकॉज इट इज परफेक्ट बट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स।
तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके नज़रिए से डेमोक्रेसी पास हुई या फेल। और अपने जैसे स्टूडेंट्स को ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करो।